आज हम उस दुनिया की चीर-फाड़ करने वाले हैं जहां किस्मत एक पल में बनती है और अगले ही पल खाक हो जाती है। दलाल स्ट्रीट। हाँ। हमारे हाथ लगे हैं संतोष नायर की किताब बुल्स बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स के कुछ अंश। ये सिर्फ भारतीय स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं, बल्कि लालचंद गुप्ता नाम के एक किरदार की आंखों से देखी गई एक फाइनेंशियल थ्रिलर है। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश सिर्फ ये कहानी सुनाने की नहीं है, बल्कि उन मार्केट साइकिल्स, घोटालों और इंसानी लालच की, मतलब उस साइकोलॉजी को समझने की है जो हर दशक में एक नए मुखौटे के साथ वापस आती है। सही बात है। हम देखेंगे कि कैसे 1980 के दशक से लेकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक बाजार के खिलाड़ी बुल्स, बेयर्स एंड द बीस्ट्स बदलते रहे, लेकिन खेल का तरीका और अंजाम वो लगभग वही रहा। चले इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं लालचंद गुप्ता के सफर से, जो मुंबई की एक चौल से निकलकर दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़े तूफानों का सामना करने वाला था। तो ये लालचंद या लाला है कौन? किताब बताती है कि वो मुंबई के भांडुप की एक चौल में पला बड़ा एक आम लड़का था। ग्रेजुएशन के बाद उसे गल्फ में नौकरी का एक बड़ा धोखा मिला और उसकी जिंदगी मतलब पटरी से उतर गई। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त प्रदीप मोहन से हुई, जिसने उसे स्टॉक मार्केट की चकाचौंध भरी दुनिया दिखाई। एक ऐसी दुनिया जहां दिमाग और जिगरे के दम पर कोई भी करोड़पति बन सकता था। हाँ। और हमें ये समझना होगा कि उस समय का मार्केट आज के डिजिटल मार्केट जैसा बिल्कुल नहीं था। वो ओपन आउटक्राई सिस्टम का जमाना था। अच्छा। सोचिए, एक बड़ा सा ट्रेडिंग रिंग जहां सैकड़ों ब्रोकर्स एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, हाथों के इशारों से सौदे हो रहे हैं। मतलब एक बहुत ही फिजिकल और इंसानों पर आधारित सिस्टम था। बिल्कुल। वहां जॉबर्स होते थे जो आज के मार्केट मेकर्स की तरह थे। उनका काम था लिक्विडिटी बनाए रखना, यानी हर शेयर के लिए खरीदार और बेचने वाला हमेशा मौजूद हो। मैंने बदला सिस्टम के बारे में भी सुना है, वो क्या था? बदला उस दौर का एक तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शंस था। शेयर्स दो ग्रुप में बटे थे। ए ग्रुप जो बड़ी लिक्विड कंपनियां थी और बी ग्रुप जो छोटी कंपनियां थी। ओके। ए ग्रुप में आप बदला फाइनेंसिंग के जरिए अपनी पोजीशन को अगले सेटलमेंट तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, जिसके लिए आपको एक ब्याज देना पड़ता था। तो ये पूरा सिस्टम भरोसे पर चलता था? पूरी तरह भरोसे पर। और तो और शाम को मार्केट बंद होने के बाद भी कर्ब मार्केट में, यानी सड़क पर खड़े खड़े सौदे होते थे। सब कुछ जुबान पर टिका था। और इसी भरोसे के सिस्टम में 1990 के दशक में एंट्री होती है बिग बुल हर्षद मेहता की। उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से मार्केट काफी सुस्त था। हर्षद ने आकर जैसे एक नई इक्विटी कल्ट ही शुरू कर दी। उसने आम आदमी को सपने बेचे। उसने एक कमाल की थ्योरी पेश की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। ये सुनने में जितनी शानदार लगती है उतनी खतरनाक थी। क्या की थ्योरी? उसने लोगों को समझाया कि किसी शेयर की असली कीमत उसकी कमाई यानी ईपीएस से नहीं, बल्कि वैसी ही एक नई कंपनी को आज खड़ा करने में लगने वाली लागत से तय होनी चाहिए। एक मिनट, ये थ्योरी सुनने में तो काफी लॉजिक लगती है। किसी कंपनी की असली कीमत वही तो होनी चाहिए जो उसे बनाने में लगे। इसमें लॉजिक क्या था? सवाल बहुत अच्छा है। गलत था इसका एप्लीकेशन और टाइमिंग। हर्षद ने इस थ्योरी का इस्तेमाल उन पुरानी स्थापित कंपनियों पर किया जिनकी एसेट्स सालों पहले कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी। जैसे एसीसी सीमेंट। उसकी बुक वैल्यू शायद 200 रुपए थी, लेकिन हर्षद ने कहा कि आज इतने प्लांट और मशीनरी लगाने में 10,000 रुपए लगेंगे, तो शेयर का भाव भी वही होना चाहिए। इस एक आइडिया ने मार्केट में जैसे आग लगा दी। एसीसी का शेयर कुछ ही महीनों में 500 रुपए से 10,000 रुपए तक पहुंच गया। और लोगों ने यकीन कर लिया, आंख बंद करके। वो फोमो का दौर था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों ने अपने घर, गहने सब कुछ बेचकर पैसा लगा दिया। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। बिल्कुल, लेकिन ये पूरा महल एक बहुत बड़े घोटाले की नींव पर खड़ा था। हर्षद असल में बैंकों के रेडी फॉरवर्ड डील्स और बैंक रिसीट्स के लूप होल्स का फायदा उठाकर अवैध तरीके से हजारों करोड़ रुपए मार्केट में पंप कर रहा था। और फिर पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया और महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हाँ, और नुकसान का अनुमान 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई वो डूब गई। तो सेबी को मजबूत करने के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया होगा, है ना? मतलब इतना बड़ा और खुला घोटाला दोबारा तो नहीं हो सकता था। लगता तो यही है, लेकिन जैसा किताब में बताया जाता है, बाजार के जानवर सिर्फ अपना रूप बदलते हैं, खत्म नहीं होते। अच्छा। हर्षद का तरीका बड़ा और सबके सामने था। वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद जो ऑपरेटर्स आए, उनका खेल कहीं ज्यादा छुपा हुआ,
टेक्नोलॉजी ड्रिवन और शातिर था। यही एंट्री होती है केतन पारेख जैसे खिलाड़ियों की। केतन पारेख, केतन स्टॉक्स वाला घोटाला, तो ये हर्षद मेहता से अलग कैसे था? बहुत अलग। केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी और ग्लोबल फाइनेंस का इस्तेमाल किया। उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी स्टॉक्स की तेजी को भुनाया। उसका तरीका था पंप एंड डंप। पंप एंड डंप? हाँ, वो कुछ चुनिंदा 10 स्टॉक्स, जिन्हें K10 कहा जाता था, में सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए तूफान खड़ा कर देता था। ये सर्कुलर ट्रेडिंग काम कैसे करती है? मतलब आपस में ही खरीदने बेचने से असल में पैसा कैसे बनता है? ये तो बस एक हाथ से दूसरे हाथ में देना हुआ ना। बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, एक ऑपरेटर है, उसके पास 10 अलग-अलग संस्थाएं हैं। कुछ ब्रोकर्स, कुछ FIIs की सब अकाउंट्स। ठीक, वो पहले एक छोटी IT कंपनी के शेयर, मान लीजिए 100 लाख रुपए के खरीदता है। फिर वो अपनी एक संस्था से दूसरी को ऊंचे दाम पर बेचता है, दूसरी तीसरी को और ऊंचे दाम पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है भारी वॉल्यूम और लगातार बढ़ती कीमत। अच्छा, तो इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि स्टॉक में बहुत दिलचस्पी है और ये रॉकेट बना हुआ है। एग्जैक्टली। जब मीडिया और आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान उस शेयर पर जाता है, तो वो भी इस चलती ट्रेन में कूद पड़ते हैं। और फिर? और जैसे ही कीमत मान लीजिए 100 लाख से 1000 लाख तक पहुंच जाती है, ऑपरेटर अपना सारा माल इन नए खरीदारों को बेचकर चुपचाप निकल जाता है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स मलबे के नीचे दब जाते हैं। और इस खेल में कंपनी के प्रमोटर्स भी शामिल होते थे? बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक हिस्सा था। कई प्रमोटर्स बेनामी अकाउंट्स में अपनी हिस्सेदारी रखते थे ताकि सेबी की नजरों से बच सकें। और जब उन्हें पैसा चाहिए होता था तो वो अपने ही शेयर गिरवी यानी प्लेज रखकर फाइनेंसरों से पैसा उठाते थे, और इन प्लेजिंग डील्स को अक्सर छुपाया जाता था। तो बाजार को पता ही नहीं चलता था? बाजार को लगता था कि प्रोमोटर की हिस्सेदारी मजबूत है, जबकि असल में वो फाइनेंसरों के रहमो करम पे होती थी। एक छोटी सी भी गड़बड़ और फाइनेंसर वो शेयर बाजार में बेच देता, जिससे शेयर क्रैश हो जाता। तो हर्षद के बाद सेबी ने नियम सख्त किए, फिर केतन पारेख के बाद सर्कुलर ट्रेडिंग और प्लेजिंग डिस्क्लोजर को लेकर नियम और सख्त हुए। हाँ, हर घोटाले के बाद सिस्टम बेहतर होता गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, हर बार हर साइकिल में चाहे तरीका कोई भी हो, आम निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर ही क्यों फंसता है? क्या ये सिर्फ लालच है? लालच तो सिर्फ शुरुआत है। असल वजह है हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग तर्क और फंडामेंटल्स भूल जाते हैं। हाँ, सब भूल जाते हैं। उन्हें अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब पैसा बनाते दिखते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये गेट रिच क्विक मौका चूक जाएंगे, और इसी साइकोलॉजी को ऑपरेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। और मीडिया और एनालिस्ट्स भी तो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। हर तरफ से आवाज आती है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हाँ, किताब में लेखक ने इन 4 शब्दों को स्टॉक मार्केट के सबसे खतरनाक शब्द बताया है। क्योंकि ये शब्द आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनाते हैं। आपको लगता है कि इस बार नियम बदल गए हैं, पुरानी बातें लागू नहीं होती। सही है। 2000 में .com बबल के समय कहा गया कि आईटी कंपनियों के लिए प्रॉफिट जरूरी नहीं, आईबॉल्स जरूरी हैं। 2008 से पहले कहा गया कि रियल एस्टेट की कीमतें कभी नीचे नहीं आ सकती। ये दिस टाइम इट्स डिफरेंट का नारा हर मार्केट क्रैश की शुरुआत करता है। ये दिखाता है कि बाजार सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये भावनाओं का खेल है। बिल्कुल। जो अपनी भावनाओं, खासकर लालच और डर पर काबू पा लेता है, वही लंबा टिकता है। और यही सबक लालचंद गुप्ता ने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इस्तेमाल किया। 2008 से पहले बाजार में फिर वैसी जबरदस्त तेजी थी। हाँ, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का डंका बज रहा था। हाँ, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सब रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। लोग उधार लेकर स्टॉक्स खरीद रहे थे। माहौल बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन फिर 15 सितंबर 2008 को अमेरिका में लीमन ब्रदर्स के गिरने की खबर आई और तूफान शुरू हो गया। वो संकट तो भारत से हजारों मील दूर शुरू हुआ था। लेकिन ग्लोबलाइज दुनिया में जब अमेरिका को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। हाँ, FIIs ने भारतीय बाजार से अंधाधुंध पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो जो स्टॉक्स कल तक मल्टी बैगर थे वो जमीन पर आ गिरे। और रही सही कसर जनवरी 2009 में सत्यम कंप्यूटर्स के घोटाले ने पूरी कर दी। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा झटका था। जब कंपनी के फाउंडर रामलिंगा राजू ने खुद कबूल किया कि वो सालों से कंपनी के खातों में 7,000 करोड़ से ज्यादा का हेरफेर कर रहे थे, तो भारतीय बाजार के भरोसे की नींव ही हिल गई। FIIs को लगा होगा कि यहाँ तो किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनको लगा कि यहाँ किसी भी कंपनी के नंबर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इस महातूफान में हमारे किरदार लालचंद गुप्ता का क्या हुआ?
क्या वो भी इस बार डूब गया? नहीं, इस बार लालचंद तैयार था। अच्छा। उसने हर्षद मेहता के क्रैश से सीखा था, केतन पारेख के दौर को करीब से देखा था। उसने सबसे बड़ा सबक सीखा था, कैश इज किंग। कैश इज किंग। जब सब लालच में थे, वो अपनी पोजीशंस हल्की कर रहा था, वो लिक्विड हो रहा था। उसने सीखा था कि बाजार में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो है जो जानता है कि सही वक्त पर रुकना कब है। तो जब सब बेच रहे थे, जब चारों तरफ पैनिक सेलिंग थी, जब लोग डर में अपनी शेयर कौड़ियों के दाम पर बेच रहे थे, लालचंद शांत था। इस बार वो शिकारी का शिकार नहीं बना, वो खुद एक समझदार शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो लालचंद गुप्ता की कहानी हमें दलाल स्ट्रीट के 3 दशकों के उतार चढ़ाव से मिलाती है। ये साफ दिखाती है कि घोटाले के तरीके और चेहरे बदल जाते हैं। हाँ, बैंक रसीद से सर्कुलर ट्रेडिंग, फिर शायद कुछ और। लेकिन इंसान का लालच और डर कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार में टिके रहने के लिए रेजिलियंस यानी गिरने के बाद उठ खड़े होने की क्षमता और अपनी गलतियों से लगातार सीखने की आदत बहुत जरूरी है। सही बात है। चाहे वो बुल्स हों जो बाजार को आसमान पर ले जाते हैं, बेयर्स हों जो उसे जमीन पर खींचते हैं, या फिर पर्दे के पीछे छिपे वो बीस्ट्स हों जो बाजार को मैनिपुलेट करते हैं। असली लड़ाई तो निवेशक की अपनी भावनाओं से होती है। द बीस्ट इज नॉट आउटसाइड, इट्स विद इन यू। हम आज की बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हाँ, आज के डिजिटल ट्रेडिंग के दौर में, जहां जानकारी और अफवाहें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक सेकंड में फैलते हैं, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी भी स्टॉक को हीरो या विलेन बना सकते हैं, क्या एक आम निवेशक के लिए लालच और डर के इन पुराने साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है? ये एक ऐसी कहानी है जहां पैसा, लालच और बाजार के बड़े बड़े जानवर सब एक साथ राज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दलाल स्ट्रीट में आखिर कौन से जानवर घूमते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस दुनिया को समझने की चाबी है जहां हर रोज लाखों करोड़ों दांव पर लगते हैं। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है, दलाल स्ट्रीट का एनिमल किंगडम और उनकी वो जंग जो कभी खत्म नहीं होती। तो इस जंगल के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स यानी कि तेजड़िए, ये वो हैं जो हमेशा बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पर, एक तेजी पर दांव लगाते हैं। इनकी वजह से ही स्टॉक की वैल्यूएशंस आसमान छूने लगती है। और फिर दूसरी तरफ हैं बेयर्स यानी मंदड़िए। ये शॉर्ट सेलिंग करके गिरते हुए बाजार से पैसा बनाने की फिराक में रहते हैं। मतलब वो शेयर उधार पर बेचते हैं इस उम्मीद में कि दाम गिरेगा और फिर सस्ते में खरीद कर लौटा देंगे। बीच का जो अंतर है वो उनका मुनाफा। लेकिन जब एक तगड़ा बुलरन आता है ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं बेयर्स को उठाना पड़ता है। चलिए अब कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। दौर था 90s का और स्टेज पर एंट्री हुई भारतीय बाजार के पहले बिग बुल की। ये था हर्षद मेहता का जमाना। इंडियन स्टॉक मार्केट की कहानी ना एक रोलर कोस्टर राइड जैसी है। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम ने मार्केट को बुरी तरह से गिरा दिया। फिर आया 2006, एक जबरदस्त ग्लोबल बुल रन जब सेंसेक्स ने पहली बार 10,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। और फिर ठीक 2 साल बाद 2008 में लेहमन ब्रदर्स के ढहने से एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि 1992 की उस तेजी में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज यानी एसीसी के एक शेयर की कीमत कहां तक पहुंच गई थी? 10,500 रुपए। जी हाँ, 10,500 रुपीज फॉर अ सिंगल शेयर। ये उस दौर के पागलपन का, उस उन्माद का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जवाब एक शब्द में है, मार्केट मैनिपुलेशन। मतलब अपने निजी फायदे के लिए किसी शेयर की कीमत को आर्टिफिशियली यानी जानबूझकर बढ़ाना या घटाना, बाजार के पूरे बर्ताव को ही कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये पंप एंड डंप का खेल आखिर काम कैसे करता है? समझे इसकी रेसिपी। स्टेप 1, किसी एक खास स्टॉक में चुपचाप बिना किसी को बताए एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद लो। स्टेप 2, आर्टिफिशियल ट्रेडिंग वॉल्यूम और अच्छी खबरें फैलाकर उसे पंप करो, मतलब उसकी हवा बनाओ। स्टेप 3, जैसे ही कीमतें आसमान छूने लगती हैं, आम रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्हें कुछ पता नहीं होता वो भी कूद पड़ते हैं। और फाइनल स्टेप, मैनिपुलेटर अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग सबसे ऊंची कीमत पर डंप कर देता है, मतलब बेच देता है।
नतीजा, स्टॉक की कीमत धड़ाम से जमीन पर आ जाती है। इसी स्कैम ने बाद में सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी को मजबूत होने पर मजबूर किया ताकि आम निवेशक को बचाया जा सके। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। नई सदी की शुरुआत हुई और साथ ही शुरू हुआ एक जबरदस्त ग्लोबल बुल रन का दौर। तो इस बार तेजी की आग को हवा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने इंडियन स्टॉक्स में जंप कर पैसा झोंका। साथ ही भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए पूरी दुनिया में गजब का उत्साह था। और सिर्फ विदेशी ही क्यों, हमारे देश के आम लोगों ने भी म्यूचुअल फंड्स में रिकॉर्ड तोड़ निवेश किया। और इसका असर सेंसेक्स में एक ऐसा मोमेंटम बना कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये रफ्तार कितनी तेज थी, ये स्लाइड खुद बताती है। देखिए, फरवरी 2006 में सेंसेक्स 10,000 पर था और सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल में ही ये 12,000 पार कर गया। ये वाकई एक जबरदस्त बुल रन था। लेकिन कहते हैं ना, हर तेजी के बाद एक मंदी का दौर आता है। कहानी का अगला मोड़ था 2008 का वो भयानक क्रैश, जब पूरी दुनिया को जुकाम लगा और भारतीय बाजार पर इसका बहुत ही विनाशकारी असर हुआ। किताब की ये एक लाइन उस पल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। लगभग 5 साल की तेजी के दौर के अंत की पुष्टि करते हुए मार्केट के इतिहास का सबसे लंबा ग्रोथ का दौर अचानक से खत्म हो गया। इस ग्लोबल तबाही का ट्रिगर पॉइंट क्या था? 15 सितंबर 2008, जब लेमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। बस इस एक घटना ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में एक सुनामी ला दी और उसकी सबसे खतरनाक लहरें दलाल स्ट्रीट तक भी पहुंची। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। जब बाजार क्रैश होता है तो उसका असल मतलब क्या होता है और एक निवेशक को इससे क्या कड़वे सबक मिलते हैं। एक रियलिटी चेक। तो एक बेयर मार्केट की हकीकत कितनी भयानक हो सकती है, ये स्लाइड देखिए। ये किसी भी इन्वेस्टर का सबसे बुरा सपना है। सोचिए जरा, जनवरी 2008 में किसी का पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए का था और सिर्फ 10 महीने के अंदर अक्टूबर आते आते वो 50 लाख सिर्फ 5 लाख रह गए। 90% वाइप आउट। इसी को कहते हैं एक क्लासिक बेयर ट्रैप, जिसमें अच्छे अच्छे निवेशक फंस जाते हैं। तो इन सब से सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि बाजार हमेशा साइक्लिकल होता है, मतलब एक चक्र में चलता है। इतिहास सिर्फ तुकबंदी नहीं करता, वो अक्सर खुद को दोहराता है। तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद फिर से तेजी, ये एक पैटर्न है जो चलता रहता है। तो अंत में एक बहुत अहम सवाल बचता है, ये जानते हुए कि दलाल स्ट्रीट के जंगल में ये जानवर हमेशा घात लगाकर बैठे हैं, कोई अपना रास्ता कैसे बनाए? शायद इसका जवाब इतिहास के इन्हीं सबकों को समझने में, अनुशासन रखने में और सबसे जरूरी लालच पर काबू पाने में ही छिपा है।